वेलकम टू शार्प माइंड स्मार्ट क्लासेस क्लेवर माइंड्स एंडलेस पॉसिबिलिटीज। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है यूजर डिफाइंड मेथड्स इन जावा। some specific task and may or may not return any value। मेथड क्या सकता है, कोई फंक्शन वैल्यू को रिटर्न कर सकता है या वैल्यू को रिटर्न नहीं भी कर सकता। इसका बहुत ज्यादा एडवांटेज है जिसका यूज किया जाता है। इसको सब प्रोग्राम भी बोला जाता है, तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड सब प्रोग्राम। इसको सब प्रोग्राम भी बोला जाता है, कहीं कहीं सब रूटीन भी बोला जाता है या मॉड्यूल भी बोला जाता है। सब प्रोग्राम और सब रूटीन इसको बोला जाता है, इसका नाम सब रूटीन, और इसको मॉड्यूल भी बोला जाता है बिकॉज इट इज द पार्ट ऑफ द प्रोग्राम नॉट प्रोग्राम। तो एक सब रूटीन के जैसे काम करता है और रिजल्ट को रिटर्न कर सकता है, रिजल्ट को रिटर्न नहीं भी। और इसको फंक्शन भी बोला जाता है। इसके कई नाम है, कहीं मॉड्यूल, कहीं सब रूटीन, कहीं फंक्शन वगैरह बोला जाता है। अब इसका कुछ एडवांटेज, तो यहाँ पे कुछ एडवांटेजेस ऑफ द फंक्शन है। सबसे पहला एडवांटेज क्या हो गया कि रीयूज ऑफ द कोड, यानी सिमिलर कोड कैन बी रीयूज सो मेनी टाइम्स। ओके, तो मतलब इसको जितनी बार चाहे उतनी बार ग्रुप ऑफ कोड्स को क्या कर सकते हैं, कॉल। जिससे क्या होता है कि सेम मेथड नेम से हम कॉल करेंगे एंड ये क्या कर देता है, हमारा समय भी बचाता है, मेमोरी। और रिपीटेड टाइप ऑफ राइटिंग कोड को लिखने से हमें क्या होता है, बचा लेता है, क्योंकि इन ग्रुप ऑफ कोड्स को एक जगह लिख देते हैं एंड एक जगह लिखने के बाद फिर इसको प्रोग्राम में जहाँ जरूरत रहता है उसको एज अ सब रूटीन और सब टास्क क्या कर लेते हैं, इसको कॉल। दूसरा क्या होता है, इजी डिबगिंग। इजी डिबगिंग का मतलब क्या होता है कि जब भी जरूरत पड़ती है हम इसको डिबग कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस मॉड्यूल में से या कौन सा मॉड्यूल हमारा प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा है, डायरेक्ट हम वहीं पे पहुंचेंगे रादर देन हमारा प्रोग्राम सारा कोड एक जगह लिखने से बढ़िया है कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम को कई मॉड्यूल्स में डिवाइड कर लिया जाए। और यदि किसी मॉड्यूल से गड़बड़ हो रहा है, पूरे प्रोग्राम को देखने के बजाय उस पर्टिकुलर मॉड्यूल में जाके देखा जाए और वहां से एरर को रेक्टिफाई करके फिर से प्रोग्राम को कंपाइल करके रन करा। तो इस तरीके से डिबगिंग बहुत आसान होता है। डिबगिंग मीन्स द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एरर्स एंड रिमूविंग देम इज नोन एज debug. Finding errors and removing them is very easy in Java in function programming। और तीसरा क्या होता है, abstraction। तो आप लोगों को याद होगा abstraction in Java programming में abstraction ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि abstraction का डेफिनेशन, द showing the essential features and hiding the background details is known as abstraction। तो जब भी मेथड का यूज किया जाता है तो हम एक तरह के एब्स्ट्रैक्शन को मेंटेन करते हैं, क्योंकि इसमें जो प्रोग्राम कॉल कर किया जा रहा है इसमें फंक्शन के डिटेल में न जाके उसमें क्या चीज जानने की जरूरत पड़ती है, उसमें यूजर जो कॉल कर रहा है उसको सिर्फ ये जानने की जरूरत होती है नेम ऑफ द मेथड का क्या नाम है, दूसरा व्हाट मेथड डज के, एंड तीसरा क्या होता है उसका क्या आर्गुमेंट होंगे, मेथड कौन सी वैल्यू को रिटर्न कर रहा है। और चौथा एडवांटेज है फास्टर। एक दो मॉड्यूल में डिफाइन करने से ये फायदा होता है, हमें सिर्फ मॉड्यूल का यूज करता है और रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड हो जाता है। और तीसरा एडवांटेज क्या होता है, मेमोरी भी बचाता है। मेमोरी भी बचता है तो प्रोग्राम का साइज भी छोटा हो जाता है। हम सिंपल मेथड के नाम से उसको पैरामीटर पास करके उसको अपने लिए एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, क्योंकि मेथड का यूज करने से प्रोग्राम की साइज क्या होती है, स्मॉल हो जाती है और इस तरीके से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन फास्ट। अब आता है हमारा नेक्स्ट टाइप, क्लासिफिकेशन ऑफ, यानी मेथड कितने तरीके के होते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मेथड इन, तो जावा में मेथड्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला कैटेगरी आता है, पहला मेथड हो गया लाइब्रेरी मेथड्स, दूसरा क्या हो गया आपका यूजर डिफाइंड। तो लाइब्रेरी मेथड्स में क्या होता है, तो द फंक्शंस और द मेथड्स दैट आर प्री डिफाइंड बाय द कंपाइल। का मतलब क्या हो गया, मेथड्स आर फंक्शंस, मेथड्स आर प्री डिफाइंड बाय द कंपाइलर, जो कंपाइलर के द्वारा प्री डिफाइंड यानी पहले से है। तो ये क्या कहलाते हैं आपके लाइब्रेरी मेथड्स। दूसरा क्या होता है यूजर डिफाइंड। यहाँ पे क्या होता है, प्रोग्रामर्स होते हैं अपने खुद से मेथड को डिफाइन, तो प्रोग्रामर कैन डिफाइन देयर ओन मेथड। तो प्रोग्रामर क्या कर देते हैं, अपने मेथड्स डिफाइन, ठीक है,
और उसको कॉल कर लेते हैं जब भी जरूरत हो, एंड कॉल देम जब इनकी जरूरत पड़ती है तब इसको क्या कर लेते हैं, वो कॉल कर लेते हैं। दीज आर द टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी मेथड में जैसे हो गया एग्जांपल हो गया math.pau हो गया, math.max हो गया, ओके, जैसे math.pau हो गया, ये मेथड हो गया, math.sqrt हो गया। तो ये सब क्या हो गया, math.sqrt मेथड हो गया, और उसके बाद से math.min हो गया, max हो गया। तो ये सब कौन से मेथड होते हैं, सब लाइब्रेरी मेथड। नया टॉपिक, दैट व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ मेथड। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम ये क्या कर लेते हैं, पब्लिक, फिर ऐड, और दो पैरामीटर हैं, इंटीजर ए। तो ये से एक फंक्शन हो गया, ये दिया हुआ है, जिसमें से मेथड के कई कंपोनेंट्स होते हैं। पहला जो पार्ट होता है, दिस इज कॉल्ड एक्सेस स्पेसिफायर। अभी डिटेल में इनको देखेंगे। इसको पहला पार्ट क्या होता है, एक्सेस स्पेसिफायर। दूसरा क्या होता है, फंक्शन किस टाइप की वैल्यू रिटर्न, तो दिस इज कॉल्ड रिटर्न टाइप ऑफ द फंक्शन। तो फंक्शन जो है इंटीजर वैल्यू को क्या करेगा, रिटर्न करेगा। अच्छा, तीसरा पार्ट आता है, दिस इज कॉल्ड नेम ऑफ द फंक्शन, नेम ऑफ द फंक्शन। और ये पार्ट जो आता है, दैट इज कॉल्ड आर्ग्यूमेंट्स और पैरामीटर। इसको क्या कहते हैं, पैरामीटर। तो दीज आर द बेसिक पढ़ेंगे। अब आता है इसमें क्या, फंक्शन प्रोटोटाइप क्या होता है, फंक्शन प्रोटोटाइप। तो फंक्शन प्रोटोटाइप में क्या होता है, द फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ द फंक्शन विच हैज एक्सेस स्पेसिफायर, रिटर्न टाइप और फंक्शन नेम, वेरिएबल नेम्स प्रीसीडेड बाय देयर डेटा टाइप ऑफ द वेरिएबल, दैट इज लिस्ट ऑफ पैरामीटर। यानी पहला लाइन, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, ये पहला लाइन दैट कंटेन्स द एक्सेस स्पेसिफायर, फिर रिटर्न टाइप, नेम ऑफ द फंक्शन, देन पैरामीटर लिस्ट। इस पूरे को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं फंक्शन प्रोटोटाइप। क्या कहलाता है, फंक्शन प्रोटोटाइप कहलाता है। ठीक है। अब दूसरा क्या होता है, एक्सेस स्पेसिफायर। एक्सेस स्पेसिफायर तीन तरह के होते हैं। पहला क्या होता है, पब्लिक होता है, दूसरा क्या होता है, प्राइवेट होता है, और तीसरा क्या होता है, प्रोटेक्टेड होता है। ये तीन तरह के एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं। जरूरत के हिसाब से हम फंक्शन के आगे लगाते हैं। एक्सेस स्पेसिफायर जो होता है, फंक्शन के स्कोप को बताता है। किसको बताता है, स्कोप को बताता है। तीन तरह के स्कोप हो गया, पब्लिक हो गया, प्राइवेट हो गया एंड प्रोटेक्टेड। जब मेथड पब्लिक डिक्लेयर रहता है तो ये मेथड क्या होता है, या तो विद इन द सेम क्लास के अंदर एक्सेसिबल हो सकता है, दैट कैन बी एक्सेसिबल विद इन सेम क्लास, और टू द एक्सटर्नल क्लास also accessible to the same class as well as external, यानी बाहर से भी इस मेथड को एक्सेस किया जा सकता है। और जब प्राइवेट की बात आती है तो दिस मेथड इज एक्सेसिबल बाय मेंबर्स ऑफ द सेम क्लास। तो क्या हो रहा है, मेंबर्स ऑफ द सेम क्लास, मेंबर्स ऑफ द सेम क्लास, यानी सेम क्लास के मेंबर को इस मेथड को एक्सेस कर सकते हैं। ये क्या होता है, प्राइवेट। तो पब्लिक में विद इन द सेम क्लास एज वेल एज एक्सटर्नल क्लास also it can be accessed। अब आता है प्रोटेक्टेड। जब फंक्शन के आगे प्रोटेक्टेड कीवर्ड लगा देते हैं, इसका मतलब क्या हो गया, तो प्रोटेक्टेड फंक्शन जो होते हैं एक्सेसिबल बाय द मेंबर्स ऑफ द सेम क्लास। ओके, तो that is accessible by members of the same class, members of same class as well as the inherited class। यानी जो क्लास को इनहेरिट कर रहा है, यानी ये क्लास जो हो रहा है, जैसे मान लेते हैं क्लास ए को क्लास बी क्या कर रहा है, इनहेरिट। इसका मतलब बी कैन यूज द फंक्शन ऑफ क्लास बिकॉज ए इज इनहेरिटेड बाय बी। तो यहाँ पे जो फंक्शन है किसके लिए प्रोटेक्टेड है, बी के लिए प्रोटेक्टेड है। कोई और क्लास होंगे प्रोग्राम में, जैसे सी हो गया, डी हो गया, दे कैन नॉट एक्सेस द मेथड, प्रोटेक्टेड मेथड ऑफ क्लास ए। ओनली द इनहेरिटिंग क्लास कैन एक्सेस द प्रोटेक्टेड मेथड ऑफ क्लास ए। ये कहना चाह रहे थे। अब मान लेते हैं किसी फंक्शन के आगे जैसे एक्सेस स्पेसिफायर ना लगाया तो ये कैसे ट्रीट होगा। जैसे मैंने क्या कर दिया, मैंने लिख दिया यहाँ पे ऐड इंटीजर, ऐड हो गया इंटीजर ए, इंटीजर बी, इस तरीके से लिख दिया। इसका रिटर्न टाइप फंक्शन का पता है, लेकिन एक्सेस स्पेसिफायर नहीं लिखा गया है, पब्लिक है कि प्राइवेट है, प्रोटेक्टेड है। बाय डिफॉल्ट फंक्शन इज डिक्लेयर्ड एज, तो बाय डिफॉल्ट क्या रहता है, इसका एक्सेस स्पेसिफायर पब्लिक रहता है। रिटर्न टाइप, नेक्स्ट पार्ट जो हो गया रिटर्न टाइप। तो रिटर्न टाइप ये बताता है फंक्शन तरह की वैल्यू को रिटर्न करेगा।
इन केस यदि फंक्शन के आगे इंटीजर डिक्लेयर्ड है, जैसे यहाँ पे डिक्लेयर्ड है, तो इंट टाइप करेगा तो वैल्यू रिटर्न क्या करेगा, इंट टाइप वैल्यू को ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा। यदि फंक्शन के आगे क्या लगा दिया गया, डबल लिख दिया गया है, तो ये कौन सी वैल्यू को रिटर्न करेगा, डबल वैल्यू रिटर्न करेगा। यदि इसी तरीके से कैरेक्टर टाइप का फंक्शन है तो ये क्या करेगा, कैरेक्टर वैल्यू को रिटर्न करेगा। ओके, तो ये जरूरी हो जाता है जब भी मेथड हम लिखते हैं और कंप्यूटेशन करने के बाद जब फंक्शन वैल्यू रिटर्न करता है तो उसी टाइप की वैल्यू को रिटर्न करेगा जिस टाइप का फंक्शन क्या है, डिक्लेयर्ड है। जैसे एग्जांपल हमने ले रखते हैं एग्जांपल, जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, इंटीजर क्या कर दिया मैंने, सम ले लिया, फिर मैंने क्या कर दिया, इंटीजर a और इंटीजर b ये ले लिया। फिर इसके बाद से मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट लिख दे रहा हूँ, रिटर्न a प्लस b, यानी a प्लस b का सम क्या होगा, इंटीजर होगा और इंटीजर वैल्यू फंक्शन के द्वारा रिटर्न किया जाएगा। तो जिस टाइप का फंक्शन उस टाइप का रिटर्न वैल्यू फंक्शन। अच्छा, इन केस यदि फंक्शन कोई वैल्यू नहीं रिटर्न करता है तो उस केस में फंक्शन के आगे हम क्या डिक्लेयर कर देते हैं, void कीवर्ड का यूज कर देते हैं। जैसे क्या हो गया, void सम यहाँ पे लिखा हुआ, इंटीजर a इंटीजर b हो गया। फिर इसके बाद से क्या कर दिया, इंटीजर s इज इक्वल टू a प्लस b और इसके बाद से मैं लिख दिया हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन मैंने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन s। इस वैल्यू को मैं प्रिंट करा दिया। अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि वैल्यू को मैं यहीं पे प्रिंट करा रहा हूँ और यहाँ पे मैंने रिटर्न स्टेटमेंट का यूज नहीं किया बिकॉज हमने इसका टाइप क्या कर दिया, void टाइप डिक्लेयर किया है। इसका मतलब फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। इसके पहले वाले एग्जांपल में देखते हैं, यहाँ पे फंक्शन का डेटा टाइप इंट था तो ये इंटीजर वैल्यू क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है। मैंने यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट का यूज किया है। अब आते हैं क्या, void सम। डिस्कस करने के बाद अब हम डिस्कस करते हैं कि फंक्शन का नेम। जैसे यहाँ पे लिया गया void दैट इज सम इंट a इंट b, हियर इट इज रिटन, यहाँ पे लिखा गया है। तो सम क्या हो गया, ये फंक्शन का नाम हो। इसी नेम से क्या कर देते हैं, उसको कॉल करते हैं फंक्शन। इसके बाद से आता है कि पैरामीटर लिस्ट वो आर्गुमेंट होते हैं या लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट, इनको फंक्शन को कॉल करते समय इनको पास किया जाता है। इन पैरामीटर्स पे क्या कर देता है, फंक्शन एक्ट करता है। जैसे यहाँ पे जैसे सम फंक्शन है, सम फंक्शन में ये दोनों जो क्या कहलाएंगे, टू आर कॉल्ड पैरामीटर लिस्ट कहलाएंगे। जैसे ये फंक्शन क्या कर रहा है, सम पता कर रहा है, यानी इन आर्गुमेंट इन पैरामीटर्स पे फंक्शन एक्ट कर रहा है। पैरामीटर भेजना फंक्शन को क्या है, ऑप्शनल है और पैरामीटर हो भी सकते हैं, पैरामीटर फंक्शन को नहीं भी दिया जा सकता। तो जैसे यहाँ पे आर्गुमेंट पैरामीटर्स मिले हुए हैं, जैसे इनका सम पता करना हो, इंटीजर s इज इक्वल टू प्लस b, फिर इसके बाद से वैल्यू को प्रिंट कराना है सम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और s की वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, प्रिंट करा सकते हैं इस फंक्शन के अंदर। तो ये चीज हो गया। अब आता है फंक्शन बॉडी। फंक्शन बॉडी मतलब क्या होता है, जो फंक्शन का ये क्या कहलाता है, दिस इज नोन एज फंक्शन बॉडी। तो फंक्शन बॉडी क्या होता है, जिसमें द ब्लॉक ऑफ कोड जो लिखा गया कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो फंक्शन का स्कोप होता है वो क्या कहलाता है, फंक्शन की बॉडी कहलाता है, जिसमें ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट क्या कर देता है, एग्जीक्यूट कराया जाता है, तो क्या कहलाता है, फंक्शन बॉडी कहलाता है। तो फंक्शन बॉडी यहाँ पे दो स्टेटमेंट लिखे हैं। पहला क्या हो गया, जो सम पता कर रहा है, और दूसरा क्या हो गया, सम को क्या कर रहा है, प्रिंट कर रहा है, वैल्यूज को प्रिंट कर रहा है। ये फंक्शन बॉडी है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शन सिग्नेचर। तो फंक्शन सिग्नेचर क्या होता है, फंक्शन सिग्नेचर क्या होता है, नेम ऑफ द फंक्शन विद द पैरामीटर। फंक्शन सिग्नेचर इज द नेम ऑफ द फंक्शन विद पैरामीटर लिस्ट। कैसे हो गया, देखिए यहाँ पे जैसे ये लिखा गया नेम ऑफ द फंक्शन ए इंट, तो ये क्या कहलाएगा, फंक्शन सिग्नेचर कहलाएगा। एंड द नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या होता है, रिटर्न स्टेटमेंट वो वैल्यू होता है और वो रिजल्ट होता है, तो फंक्शन अपने कॉलर प्रोग्राम को क्या कर देता है, भेजता है। और ये या तो वेरिएबल हो सकता है, रिटर्न स्टेटमेंट या तो कोई वेरिएबल्स की वैल्यू हो सकती है, या एक्सप्रेशन हो सकता है, या कोई और स्टेटमेंट, और क्या हो सकता है, स्टेटमेंट लाइक एज कांस्टेंट। इस तरह की वैल्यू को क्या करता है, रिटर्न। जैसे फॉर एग्जाम्पल कैसे लिख सकते, कोई वेरिएबल वैल्यू कंटेन किया उसको इस तरीके से लिखा सकता है। आप इसको ऐसे करा सकते हैं, रिटर्न x मल्टीप्लाइड बाई y प्लस 5 कर सकते हैं इस तरीके से, या रिटर्न ट्रू कर सकते हैं, ऐसे भी लिखा जा सकता है, या रिटर्न कोई कांस्टेंट वैल्यू, इसको भी क्या कर सकता है, इस तरीके से भी लिख सकते। अब आते हैं, देखते हैं क्या फीचर्स ऑफ रिटर्न। पहला फीचर क्या हो गया, इट इज ऑलवेज यूज एट द एंड ऑफ द मेथड।
इसका मतलब इसको हमेशा यूज करते हैं, ऑलवेज यूज एट द एंड ऑफ द मेथड, एंड ऑफ द मेथड, हमेशा सबसे लास्ट में यूज करते हैं, क्योंकि ये ऐसा जंप स्टेटमेंट है, जब ये वैल्यू को रिटर्न करेगा ये उस मेथड से ही बाहर चला जाएगा। ठीक है। दूसरा क्या होता है, प्रॉपर्टी फीचर होता है इसका कि नो स्टेटमेंट और मेथड, no statement or method or block will be executed after return state. No statement or method or block will be executed after the return state. ये चीज हो गया, मेन पॉइंट्स हो गया। और तीसरा पॉइंट क्या होता है, if function should return only one value. The third पॉइंट क्या होता है, return statement can only return single value, यानी केवल सिंगल वैल्यू को क्या कर सकता है, ये रिटर्न कर सकता है at a time। ठीक है, अपने कॉलर को रिटर्न। और चौथा क्या हो गया, if the function has more than one return, क्या हो गया, more than one return, यानी रिटर्न। इस केस में क्या होता है, हम प्रोग्रामिंग ऐसी करेंगे, ठीक है, कि ये केवल एक ही वैल्यू क्या करे, एक बार में रिटर्न करे। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो रिटर्न स्टेटमेंट क्या हो गया कि यदि नंबर ऑफ ऐसे ही यूज कर लेंगे रिटर्न स्टेटमेंट, तो प्रोग्राम अब जो है वर्क नहीं करेगा, क्योंकि एक ही रिटर्न स्टेटमेंट अलाउ। तो मोर देन वन रिटर्न स्टेटमेंट्स आर यूज, देन वी शुड मेक द अरेंजमेंट या कंडीशन, मेक द कंडीशन लाइक दैट इट रिटर्न्स ओनली वन वैल्यू एट ए टाइम, केवल एक ही रिटर्न स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करे वैल्यू एट अ। तो जैसे हम यहाँ पे देखते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ, जो कंडीशन मैंने सेट कर दिया, इफ आर इज ग्रेटर देन 1 देन रिटर्न ट्रू, और एल्स क्या कर देंगे, रिटर्न फॉल्स। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। यहाँ पे हम कंडीशन के बेसिस पे लिखते हैं। तो या जब कंडीशन के बेसिस पे मैंने लिखा है, तो या तो इधर ट्रू रिटर्न करेगा या तो फॉल्स रिटर्न करेगा। अब ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये इस कंडीशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। यदि हम इसी को इस तरीके से लिखें, जैसे इंटीजर डिस्प्ले मैंने लिख दिया कोई फंक्शन, इंटीजर ए, इंटीजर बी, फिर इसके बाद से मैं क्या करा रहा हूँ, वैल्यू रिटर्न करा रहा हूँ, रिटर्न ए प्लस बी, फिर मैं रिटर्न लिख रहा हूँ a माइनस बी। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंपाइलर एरर मैसेज जनरेट कर देगा कि किसको रिटर्न करेगा। यहाँ पे कंपाइलर कंफ्यूज हो गया, किसको रिटर्न करेगा, a प्लस बी रिटर्न करे और a माइनस बी रिटर्न। बट यहाँ पे इस केस में, इसके पहले वाले केस आप लोग देख रहे हैं, इसके पहले वाले केस, यहाँ पे कंडीशन हमने सेट कर रहा है, इसमें कोई ना कोई एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा और ये प्रोग्राम सही तरीके से वर्क करेगा पहले वाले। अब आता है यहाँ पे वेज ऑफ डिफाइनिंग अ मेथड। तो कितने तरीके से मेथड को डिफाइन कर सकते हो, वेज ऑफ डिफाइनिंग अ मेथड। इसमें से पहला मेथड है, कई तरीके, वैसे तो तरीके कई हैं। तो पहला तरीका क्या होता है इसमें, when no return value and no parameter, ठीक है, when there is no return value and no parameter। तो फर्ज करिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ एक फंक्शन लिखा, क्लास का नेम मैंने लिखा क्लास ABC, फिर इसके बाद से मैंने लिखा void show, फिर कोई पैरामीटर मैंने नहीं दिया। यहाँ पे मैंने लिखा system dot out dot println, फिर मैंने लिखा sharp mind, फिर इसके बाद से क्या कर दिया, तो मैंने क्लोज कर दिया। फिर मैं कॉल कर रहा हूँ इस फंक्शन को, मेन मेथड लिखा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, फिर इसके बाद से मैं इस फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ ABC, OB इज इक्वल टू न्यू ABC कंस्ट्रक्टर मैंने क्रिएट कर लिया। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, OB डॉट मैंने क्या कर दिया, शो को कॉल कर। अब यहाँ पे फंक्शन को कोई पैरामीटर मैंने नहीं दिया, लेकिन ये क्या कर रहा है, ये अपना काम कर रहा है और आउटपुट क्या आ रहा है, कॉलिंग द फंक्शन विदाउट पासिंग एनी वैल्यू। यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉलिंग द फंक्शन विदाउट पासिंग वैल्यू। यहाँ पे बिना वैल्यू पास किए फंक्शन को हम क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं। अच्छा, अब हमारा दूसरा टाइप क्या होता है, दूसरा टाइप क्या कह रहा है कि मेथड विथ अ रिटर्न वैल्यू। मेथड क्या वैल्यू रिटर्न करे बट पैरामीटर नहीं। तो मेथड विथ अ रिटर्न स्टेट बट नो पैरामीटर्स, लेकिन कोई पैरामीटर नहीं है। तो देखते हैं ये कैसे होगा। इसका एग्जांपल फर्ज करिए, ये प्रोग्राम है, प्रोग्राम का पार्ट है। जैसे क्या हो गया, मैं लिख रहा हूँ PQR, क्लास का नाम PQR है। फिर इसके बाद से मैंने क्या किया, इंटीजर ऐड मैंने कॉल किया, कोई पैटर्न नहीं, सॉरी पैरामीटर्स नहीं है इसके अंदर। यहाँ पे एक वेरिएबल मैं ले रहा हूँ इंटीजर, x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू, अब ये क्या कर रहा है, मैंने यहाँ पे यूज कर लिया रिटर्न x प्लस y।
x प्लस वाई को क्या कर रहा है, ये रिटर्न कर दे। फिर मैंने जब इसको कॉल किया, कॉलिंग प्रोग्राम बनाया, तो यहाँ पे स्टैटिक वॉइड मेन मेरा क्या है, कॉलिंग प्रोग्राम है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर रहा हूँ। qr ob इज इक्वल टू न्यू qr कंस्ट्रक्टर है। फिर इसके बाद फिर से मैं क्या कर रहा हूँ, जस्ट ob डॉट एड मैंने कर दिया बिना किसी पैरामीटर के, और ये क्या करेगा, आउटपुट आपका देगा जो सम क्या प्रिंट करेगा, ob डॉट एड मैंने क्या कर दिया, ये प्रिंट कर रहा है। क्योंकि ये मैंने कॉल किया तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, एक आउटपुट स्टेटमेंट के अंतर्गत मुझे लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये फंक्शन वैल्यू को रिटर्न कर रहा है। तो देखिए इसको मैं इरेज करके मैं लिख रहा हूँ, क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा सम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, मैं लिख रहा हूँ ob डॉट, ये अपने आप ही रिजल्ट प्रिंट करेगा 15 इज द आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट इज इक्वल टू 15। अब आते हैं तीसरे टाइप का मेथड क्या होता है। तीसरे टाइप के मेथड में क्या होता है, मेथड विथ नो रिटर्न वैल्यू। क्या होता है, मेथड क्या कर रहा है, कोई वैल्यू ना रिटर्न करे, मेथड विथ नो रिटर्न वैल्यू एंड विथ पैरामीटर, तो कोई वैल्यू रिटर्न ना करे और पैरामीटर हो। इस केस में मैक्सिमम मेथड का टाइप क्या रहता है, वॉइड रहता है। जैसे यहाँ पे क्या हुआ, क्लास नेम मैंने लिखा, क्लास नेम दैट इज XYZ मैंने लिया। फिर मैं यहाँ पे कर रहा हूँ void, सपोज करो 2 नंबर का प्रोडक्ट मैं पता कर रहा हूँ, तो void प्रोडक्ट मैंने कॉल कर लिया, void प्रोडक्ट इंटीजर A इंटीजर B मैंने ले लिया। फिर इसके बाद से क्या कर रहा हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, इनके प्रोडक्ट को मैंने प्रिंट कर दिया। तो मैंने लिखा प्रोडक्ट इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, प्लस इन द ब्रैकेट A मल्टीप्लाइड बाई B, ये इनका प्रोडक्ट प्रिंट कर दिया यहीं पे, क्योंकि वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है, क्योंकि इसका void टाइप डिक्लेयर किया गया है। अब यहाँ से मैं कॉलिंग मेथड बना रहा हूँ, स्टैटिक void मेन। अब देखिए कैसे काम कर रहा है, मैं सर मेथड को कॉल कर लूंगा। तो मेथड को कॉल करने के लिए सबसे पहले मुझे ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा XYZ, ob इज इक्वल टू न्यू XYZ, ये बन गया। फिर इसके बाद से मैं क्या कर रहा हूँ, ob डॉट प्रोडक्ट निकाल रहा हूँ, किसका प्रोडक्ट निकाल रहा हूँ, तो प्रोडक्ट इज इक्वल टू 3,5। एक और मेथड कर दे रहा हूँ, फिर से कॉल कर दे रहा हूँ ob डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू 10,3। तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 आउटपुट आएगा, क्योंकि प्रोडक्ट मेथड 2 बार कॉल किया गया है और दोनों बार अलग अलग पैरामीटर के साथ कॉल किया गया। तो यहाँ पे जब ये एग्जीक्यूट कराएंगे, रन कराएंगे, तो आउटपुट आपका आएगा, पहला प्रोडक्ट इज इक्वल टू 15 आएगा, और दूसरा क्या हो गया, प्रोडक्ट इज इक्वल टू 2 बार रन करेगा, प्रोडक्ट इज इक्वल टू 30 आएगा दूसरे। तो ये आपका आउटपुट आएगा। नेक्स्ट क्या होता है, अगला चौथा टाइप का मेथड क्या होता है, मेथड क्या होता है जिसमें रिटर्न वैल्यू है। तो मेथड दैट रिटर्न्स द वैल्यू एंड विद द पैरामीटर भी हो और वैल्यू भी रिटर्न। यहाँ पे इसको समझने के लिए हमें छोटे से प्रोग्राम का एग्जांपल लेना पड़ेगा। यहाँ पे जैसे मैंने लिखा क्लास नेम मान लेते हैं ABC मैंने ले लिया। तो जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, इंटीजर मैंने क्या कर दिया, सम ले लिया, जो 2 नंबर का सम प्रिंट कर रहा है। इसके अंदर पैरामीटर्स मैं ले लीजिए, इंटीजर है, इंटीजर y, 2 पैरामीटर्स मैंने फिर मैं क्या करा रहा हूँ, इनकी वैल्यू को रिटर्न करा रहा हूँ, इंटीजर s इज इक्वल टू x प्लस वाई, और ये वैल्यू को क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है, रिटर्न s को कर दे रहा है। ये कॉलिंग मेथड। जरा इसका कॉलिंग में तो मैं लिख रहा हूँ पब्लिक स्टैटिक, फिर मैं लिख रहा हूँ void मेन, फिर इसके बाद से ऑब्जेक्ट क्रिएट करा जाए, क्लास नेम क्या है ABC, ऑब्जेक्ट नेम मैंने वो भी रखा, न्यू ABC, ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के बाद फिर मैं क्या कर रहा हूँ, एक इंटीजर मैंने x ले रहा हूँ, और x इज इक्वल टू मैं क्या कर रहा हूँ, ob डॉट सम, 2 पैरामीटर मैं दे रहा हूँ 10, फिर ये वैल्यू ob क्या करेगा, किसको कॉल करेगा, ये सम मेथड कंट्रोल यहाँ पे जाएगा, पैरामीटर क्या हो जाएंगे, 10 यहाँ पे कॉपी हो जाएगा, 20 यहाँ पे कॉपी हो जाएगा, और ये काम करेगा। जब मैं स्टेटमेंट लिखूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन x, तब ये आउटपुट आपका प्रिंट करेगा, व्हाट इज द आउटपुट इज 10 plus 20 is equal to 30 will be the only one time the method is called 30 will be the output, only one output we will get। तो यहाँ पे देख रहे हैं मेथड को कॉल किया गया पैरामीटर के साथ, और साथ ही साथ ये मेथड सम करके वैल्यू रिटर्न कर रहा है। वो वैल्यू किसको असाइन हो जा रहा है, वेरिएबल x को, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन उस वैल्यू को क्या कर दे रहा है, प्रिंट कर दे रहा है।